नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो बच्चों, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है वो जाना है। हमने इनके नामकरण पे भी काफी प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन और भी गहरा प्रैक्टिस किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात कर सकते हैं आपकी डिमांड पर बेटा, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, जिसको उपसे संयोजकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, उनके बारे में हमें जानकारी लेना है। उनके सिद्धांत क्या हमको समझना है आज की क्लास में, और देखेंगे वर्नर संरचना सूत्र। तो बेटा एक काम करिए, पहला काम करिए, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप तैयार हैं बेटा? एक बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप सबको याद हो जाएगा, मैं क्लास में ही याद करा दूंगा। लेकिन हाँ, यहां पर संरचना सूत्र बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करने होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो आप सब तैयार हैं? जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आप लोग इनमें से, ये लेक्चर नंबर आपका 4 है, तो 1 से 3 तक कितने बच्चे देख चुके हैं मुझे जरूर बताइए अभी। रतन जी एक बार पोल कर दीजिए कि कितने लेक्चर देख चुके हैं, लिखिएगा। आप लेक्चर कर चुके हैं 1, 1, 2, पहले ऑप्शन में लिखना 1, दूसरे में लिखना 1, 2, तीसरे में लिखना 1, 2, 3, या और 4 में लिखना, थर्ड में लिखना 1, 2, 3, ऐसे करके। और ये देख करके आपका चौथा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, या कोई नहीं भी लिख सकते हो आप लोग। तो देखें, आज हम पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, परीक्षा में पूछा भी जाता है, वर्नर का सिद्धांत लिखो। तो और इस सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्नर संरचना सूत्र भी बनाना होगा। एक तरह के विशेष प्रश्न है, समझो, स्पेशल क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बहुत आसान है। तो थोड़ा सा वर्नर के बारे में जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला देखें, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी क्या है। एक्चुअली एक स्विस वैज्ञानिक थे वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने 1893 में यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्विस वैज्ञानिक कौन रहे हैं? अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने 1893 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखते जाएंगे 1893 में। ये सन बहुत मायने रखता है। और ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक रहे हैं अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उपसंयोजी यौगिकों या संकुल के को समझने के लिए, उनकी संरचना को समझने के लिए, उनके संगठन को समझने के लिए, उस यौगिक को समझने के लिए उन्होंने वर्नर सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो क्या बोलूंगा, उपसंयोजी को यौगिकों की संरचना और गठन, यानी वो कैसे बनता होगा, क्यों बनता होगा ऐसा, इसकी जानकारी देने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत के बेस पर उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। 1913 में नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? उन्होंने वर्नर सिद्धांत की खोज किया था, यानी उपसंयोजी यौगिकों के लिए या संकुल का निर्माण होता है तो कैसे होता है, इस बात को उन्होंने बताया। इसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज 1913 में। देखिए, 1893, फिर आपके पास इसके बाद आ जाता है फिर सीधा 1913। इनके बीच देखिए कितना गैप है, 20 सालों का गैप है। और इन्होंने दिया था ये सिद्धांत, और इसको नोबेल प्राइज मिला था। ये इतनी बातें। ये सिद्धांत के अभिग्रहित क्या हैं, इनको हम याद करेंगे। चूंकि इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था और ये उपसंयोजी यौगिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है उपसंयोजी यौगिकों का जनक, यानी कि उपसंयोजी रसायन का जनक, यानी फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये छोटी बातें मुझे लगता है कि सारे बच्चों को याद हो गया होगा। चलो, क्या याद हो गया? चलो एक बार ट्राई करें। वर्नर
सिद्धांत, मैं पूछूं कि इसको कब प्रतिपादित किया गया था, किसने प्रतिपादित किया था, कहां के वैज्ञानिक थे? याद आ गया पूरा पूरा? कहां के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के, स्विस वैज्ञानिक रहे हैं। 1893 में उन्होंने प्रतिपादित किया था। क्यों यह सिद्धांत क्यों जरूरी था? उपसंयोजी यौगिकों के संरचनाओं को दर्शाने के लिए, उनके बंधों को दर्शाने के लिए, उनके संगठन को दर्शाने के लिए जरूरी था यह सिद्धांत। फिर बात मैंने क्या कहा, इसमें नोबेल प्राइज मिला कब? 1913 में। ये कुछ बातों को याद रखेंगे। अब इनके सिद्धांत की तरफ चलते हैं। भैया आप लोग नोट करते जाइए, बातों को दिमाग में भी नोट कर सकते हो। यार एकदम थ्योरी है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इस पार्ट में, आज की क्लास में, इसलिए कोई टेंशन मत लो, बड़ा इजी वे में आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। इन्होंने क्या कहा, इसकी धारणा क्या थी, इसकी अवधारणा क्या था, इसका पद क्या था, इस सिद्धांत में कितने पद हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं, आपके बुक में लिखा है उससे कहीं ज्यादा आसान रूप में आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए, सुनते जाइएगा, याद होते जाएगा। भूल जाएगा तो मैं रिमाइंड करा दूंगा आपको, ठीक है? तो चलिए याद कर लेते हैं। वर्नर ने अपने सिद्धांत में पहला लाइन ये कहा था कि धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, आप जानते हो ना, जैसे हम लोगों ने लिखा था, यहां पर हमने लिखा था जैसे K4 FeCN6, तो आपको पता है ये आयन है, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, यस। और आपने ये भी पता है कि भाई ये आयरन जो है वो क्या चीज है, केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु आयन है। और ये भैया लिगेंड है। इतनी बातें आप जानते हो। तब इसी को आधार मानते हुए एक इसके हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो एक केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि इसी से संबंधित पूरी बातें इन्होंने लिखा है, बताया है। तो वर्नर ने जो सिद्धांत दिया इसमें सबसे पहला लाइन कहा है, केंद्रीय धातु परमाणु के दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। उन्होंने इसका नाम भी दिया, पहले को कहा प्राथमिक संयोजकता और दूसरे को कहा उन्होंने द्वितीयक संयोजकता। अब दोनों संयोजकताओं के बारे में आपको जानकारी देता हूं। एक्चुअली प्राथमिक संयोजकता जो है बेटा आयनिक संयोजकता है, यानी आयनिक बंध यानी विद्युत संयोजी बंध के लिए होगा। आयनिक संयोजकता है यानी आयनिक बंध बनाता है, ये आयनिक बंध बनाता है। और दूसरा द्वितीयक संयोजकता जो है उपसंयोजी संयोजकता है। दो प्रकार की संयोजकता, आयनिक संयोजकता और उपसंयोजी संयोजकता। केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, एक होता है आयनिक संयोजकता और दूसरा होता है उपसंयोजी संयोजकता। यानी केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है। मैं अगर मैं बोलूं यहां पर कि जैसे K4 FeCN6 में बात करता हूं तो K4 तो आयन है, पोटेशियम आयन, लेकिन आयरन जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु आयरन पर जो ऑक्सीकरण संख्या लिखते हो वो आयनिक बंध बनाने की वजह से है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा होगा लिगेंड, और लिगेंड देता है इलेक्ट्रॉन युग्म पर किसको, केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहां पर उपसंयोजी बंध का निर्माण होता है, तो यह द्वितीयक संयोजकता को दर्शाता है। प्राथमिक संयोजकता को दर्शाने के लिए हम डैश लाइन का प्रयोग करते हैं और द्वितीयक संयोजकता को दर्शाने के लिए हम ठोस लाइन का उपयोग करते हैं। चलिए अब यहां पर बेटा आपने तीन पद को जान लिए हो, वर्नर ने यहां पर तीन बातें बता दिया है। तो यहां पर सबसे पहली लाइन है, इसको लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी, ये दो लाइनें और आपको मिल जाएंगे इससे संबंधित। पहली बात क्या, वर्नर ने सिद्धांत दिया था कि केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, पहला प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। दूसरे पद में कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता है वह आयनिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, यानी इसके कारण विद्युत संयोजी बंध का निर्माण होगा। इसे हम टूटी हुई लाइन या डैश लाइन से दर्शाते हैं।
इसे संतुष्ट करने के लिए हमें जरूरी होता है ऋण आयन। इसे किससे संतुष्ट किया जाएगा? ऋण आयन, क्योंकि जो केंद्रीय धातु परमाणु की आयनिक संयोजकता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो हमें इसे संतुष्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऋण आयन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम धनावेश होता है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए क्या होगा? K+ के लिए Cl- लगेगा, O-2 लगेगा, यानी निगेटिव आयन लगेगा। वैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु की जो धनात्मक संयोजकता है Fe2+ है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? ऋणात्मक आयन का, ऋण आयन की जरूरत है। एकदम याद हो गया ना? केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता है, पहला आयनिक संयोजकता, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता है, आयनिक संयोजकता को इस टूटे हुए लाइन से दर्शाएंगे, और इस संयोजकता में यह संयोजकता जो है ऋण आयन को संतुष्ट करती है। बिल्कुल याद होते जाएगा बेटा, मेरा काम है भी आज को याद ही करा दूं आपको। फिर बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता क्या, मैंने यहां पर बताया उसी लाइन को लिखने वाले हैं। क्या है बताओ तो? द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजी संयोजकता है। इसे हम ठोस लाइन द्वारा दर्शाएंगे और इसे लिगेंडों से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों से संतुष्ट किया जाता है। अब यहां इसी बात को ध्यान में रखेंगे बस कि उपसहसंयोजी संयोजकता एक्चुअली द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजी संयोजकता है, जिसे ठोस लाइन से दर्शाया जाता है। और ये केंद्रीय धातु परमाणु जैसे Fe2+ है, तो ये 2+ जो है प्राथमिक संयोजकता है, और ये Fe जो है वो Cn- के इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने की द्वितीयक संयोजकता, ये द्वितीयक संयोजकता को दर्शा रहा होता है। अब इन दोनों बातों को लें और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन संयोजकताओं के साथ साथ, कि भाई हमारे पास देखो ये पूरा का पूरा 3 लाइन सब सारे बच्चों को याद हो चुका होगा, इनका उपयोग भी करेंगे हम लोग। याद हो गया बेटा? बोलो यस, हो गया ना? ठीक है, चलिए गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले आगे चलें बेटा। आप लोग पूरे क्लास पर गुड इवनिंग कहते रहते हो, अच्छा लगता है, लेकिन बात वही है कि क्लास की तरफ ध्यान देना है आपको। चलिए ओके, चलो हम बात करते हैं यहां पे चौथा पद। आपने 2 प्रकार की संयोजकताएं देखा है, तो ये कहा इन्होंने वर्नर ने कि ये दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहती है। यानी धातु आयन के 2 प्रकार के संयोजकताएं हैं, वो ऐसा नहीं करेगा कि एक संयोजकता को रखेगा दूसरे को छोड़ देगा, दोनों को संतुष्ट करना चाहती है। यानी अगर आयरन की 2 प्रकार की संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता जो +2 है, और द्वितीयक संयोजकता जो 6 होता है, जिसपे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज के एक संयोजकता को संतुष्ट किया दूसरे को नहीं करेगा, वो दोनों को संतुष्ट करना चाहती है। तो केंद्रीय धातु परमाणु में दोनों प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जैसे कि मैं यहां पर और बताना चाहूंगा, Fe की 2 प्रकार की संयोजकता 2+, ये प्राथमिक संयोजकता है, कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। और ये इसके अंतिम कोश में 6 जगह ऐसा होता है जो खाली होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करना चाहता है। ये खाली जगह जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करना चाहता है, खाली कक्षक होते हैं। तो ये क्या करेगा? लिगेंड, जैसे मैंने यहां पर लिया था Cn-, तो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ये इस जगह पर ये उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जोड़ेगा। तो ये जो 6 नजर आ रहा है खाली स्थान, ये द्वितीयक संयोजकता है। ये क्या चीज है? ये द्वितीयक संयोजकता को दर्शाता है। ये द्वितीयक संयोजकता को दर्शाता है। प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता की जगह 6 लिगेंड, जैसे Cn- 6 बार, एक बार हो गया, दूसरा Cn-, तीसरा Cn- इस जगह पे, चौथा Cn- इस जगह पे। Cn- C से इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, इसीलिए इसको दर्शाया गया।
और यहां पर Cn माइनस, NC नहीं बोलेंगे इसको, Cn माइनस कहेंगे, इस जगह पे जाके जुड़ता है। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता को किससे दर्शाते हैं बेटा? प्राथमिक संयोजकता जो यहां पर किस रूप में दर्शाया जा रहा है? टूटी हुई लाइन से। तो ये देखो, प्राथमिक संयोजकता किससे दर्शाएंगे? टूटी हुई लाइन से दर्शाएंगे। ये लीजिए प्राथमिक संयोजकता, ये हो गया। और द्वितीयक संयोजकता को किससे दर्शाएंगे? ठोस लाइन से। 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए, यही बोला गया था उस जगह पे। द्वितीयक संयोजकता से लिगैंड जुड़ा होता है, लेकिन प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करेगा ऋणायन। तो क्या यहां पर ऋणायन है? यस है, इसमें ऋणावेश है, सब में ऋणावेश है। तो इसको सिर्फ 2 बार ऋणावेश लेना है। तो 2 ऋणावेश देखिए, एक वाला इनके साथ, तो ये माइनस प्लस संतुष्ट हो गया, ये माइनस गायब हो गया। फिर इसी तरह से इनके साथ ले जाता हूं, इनको काट दिया मैंने, तो इनके साथ चला गया, ये ऋणावेश का होगा। तो इस तरह से बच कितना गया? अब देखो 2 ऋणावेश इस जगह का चला गया। अब बच गया 1 2 3 4। यानी कि हम जब लिखते हैं Fe, जब हम लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे? Fe। द्वितीयक संयोजकता को दर्शाने के लिए एक बड़ा ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, और इस बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितनी द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ है वो सब अंदर आएगा। तो सारी चीजें आएंगी Cn 6 टाइम। अब सोचो, इसमें 2 माइनस, इसका माइनस जो है इसके प्राथमिक संयोजकता संतुष्ट हो गया, ये 0 हो गया, यहां का भी 0 हो गया। तो बचा कितना माइनस? 1 2 3 4। तो यहां पर -4 हो गया, ये हो गया। चूंकि यहां पर -4 है इसलिए k के साथ जुड़ेगा तो 4k प्लस जुड़ेगा, है ना। तो इसी कारण से ऐसा लिखा जाता है, K4Cn6 से लिखा जाता है। तो ये कुछ बातें आपने देखा, जितनी बातें बताया बेटा अभी इसको समझाते समय, आप उनको कई बार कोशिश किया करो वीडियो से। अभी और समझाऊंगा इन चीजों को, आगे और बहुत कुछ सीखना है, इसलिए हड़बड़ाइए मत, है ना। तो एक बार तो आपने देख लिया, दूसरी बार और इसको समझाऊंगा जब पूरे इस अभिग्रहित को समझा दूंगा। तो ये दोनों प्रकार का देखो, प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट किया और ये द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट किया। तो दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहती है। अब इन सबको मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं अगले पदों को ला रहा हूं। आपको मैंने कहा था नोट कर लिया करें, इनके एक क्वेश्चन करेंगे ना, एक प्रश्न करेंगे ना, तो पूरा एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। बस इस सिद्धांतों को देखना है क्या लिखा हुआ है। तो हमने अगर शुरू से देखें तो क्या क्या सिद्धांत में क्या क्या पॉइंट्स था। पहला पॉइंट था कि धातु आयन की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, है ना, हो गया। दूसरा क्या और वो दोनों, पहला कहलाता है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता कहलाता है। दूसरा पद क्या था कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता होती है जिसे डैश लाइन से दर्शाते हैं, ये ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होता है। फिर तीसरा पद क्या था? द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजी संयोजकता है जिसे लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर संतुष्ट किया जाता है, इसे ठोस लाइन से दर्शाते हैं। बस इतनी कहानी थी। अब चौथी बात है कि धातु अपनी दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहती है, हो गया। अब पांचवें बात करते हैं, प्रत्येक आयन की द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजी संख्या कहलाता है, यानी कि यह निश्चित होता है। द्वितीयक संयोजकता हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि मैंने कहा, यहां पर आपको दिखाऊं, Fe2+ की द्वितीयक संयोजकता 6 होता है, Fe3+ की द्वितीयक संयोजकता 6 होता है, Ag+ की द्वितीयक संयोजकता 2 होता है, Cr+3 की संयोजकता 6 है, Pt+2 की संयोजकता 4 है,
Pt प्लस 4 की संयोजकता 6 है, ये एक निश्चित होता है। ये चार्ज है, दोनों दर्शा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से दो प्रकार की संयोजकताएं होता है, दोनों एक फिक्स होता है। जैसे इसकी द्वितीय संयोजकता 6 है तो निश्चित रहेगा, ऐसे नहीं कभी 5 या कभी 6 या 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो 6 ही रहेगा हमेशा। नोट मत करो, इसका लिस्ट मैंने पिछले क्लास में आपको दिया है, आपको याद होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या बताया था, किसी आयन की मैंने उसके कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स तौर पे आपको बताया था, उसका लिस्ट आपको मैंने लिख के दिया है, तो आपने नोट किया होगा, आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब छठवीं बातें क्या है, 5 बातें क्लियर। द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, यानी उपसंयोजी संख्या निश्चित होती, कोऑर्डिनेशन नंबर। द्वितीयक संयोजकता एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निश्चित होती है। फिर बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति बनाती, निश्चित दिशा में व्यवस्थित रहती हैं। द्वितीयक संयोजकता निश्चित दिशा में व्यवस्थित होती हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्यामिति अष्टफल की होगी, या 4 है तो उसकी वर्ग समतली या चतुष्फल की होगी। तो इस तरह से हमने यहां पर, और इसकी ज्यामिति मैं आपको दिखाता हूं, चलिए। तो ये 4 होगा तो चतुष्फल की होगा या वर्ग समतली होगा, 6 होगा तो अष्टफल की होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं इन चीजों के लिए मैं एक छोटा सा आपके पास स्लाइड बढ़ा देता हूं, एक तो दिख जाएगा। मैं उसका स्ट्रक्चर ही बना के दिखा दूंगा आपको अभी थोड़ी देर। देखिए, चलिए देखिए, तो ये कुछ लाइनें हैं बेटा, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लो। मैंने सरल रूप में बनाया है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कठिन हो, तो यहां पर 2-3 बातों पे ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे, कॉपी में बनाएंगे आप। नंबर पहले वाला 4 वाला बताता हूं, 4। तो 2 प्रकार का संरचना बनता है। पहले संरचना बनेगा इसका वर्ग समतलीय, और दूसरा बनेगा चतुष्फल की। वर्ग समतली संरचना, 4 कक्षक, 1 2 3 4, और एक्चुअली ये DsP2 संकरण होने की वजह से होता है। DsP2 संकरण होने की वजह से होता है, तो यहां पर आप जरूर नोट कर लीजिएगा, DsP2 संकरण। और ये होता है sp3 संकरण की वजह से। तो पहले इसको देख लें, 4 कक्षक हैं हमारे, सारे कक्षक कौन से होंगे, DsP2 होंगे। तो 4 कक्षकों को मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये 4 कक्षक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक परमाणु में 4 कक्षक हुए, DsP2 संकृत कक्षक हैं, तो ये चारों बराबर फैल जाएगा, 1 2 3 और ये 4, इस तरह का संरचना रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। इसको मैं यहां पर चिपका सकता हूं, कॉपी में दबा सकते हो, है ना। तो एक प्लेन में है, देखिए ये देखो प्लेन में है, यहां पे कहीं उभार नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे दिखाता हूं तो पूरा दिख रहा है साफ तौर पर। तो ये क्या है, एक प्लेन में। तो ये संरचना है वर्ग समतली संरचना। तो वर्ग समतली संरचना इस रूप में दिखाई देगा आपको।
तो यहां पर ये है, और इस संरचना को अगर नाम दें तो कैसे नाम देंगे, कैसे वर्ग समतलीय भाई, ये आप काल्पनिक रेखाओं से इन पर जोड़े, यहां पर लिगेंड रहेगा 1 2 3 4, केंद्रीय धातु परमाणु यहां पर रहेगा, तो यहां पर रहेगा मेटल M और इस जगह पर लिगेंड रहेगा। इसी कारण से कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से इसकी संरचना बनती। तो ये हुआ, ये वर्ग समतलीय संरचना बना इस कारण से, और इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा हर जगह पे। लेकिन इसमें अगर आप देखते हो तो समचतुष्फल की संरचना, चतुष्फल की संरचना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो एक कक्षक ये हुए, दूसरा ये हुआ, तीसरा और ये चौथा हो गया। तो यहां पर ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ये एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये केंद्रीय धातु परमाणु मेटल इस जगह पे होगा और इन जगहों पर लिगेंड्स होंगे। अगर इनको आपस में ऐसे जोड़ते हैं तो समचतुष्फल की संरचना कहलाती है ये। कैसे? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4, 1 2 3 4। तो ये कैसे है जमा हुआ, अगर आप इसको देखो तो मैं यहां पर दिखाता हूं, ध्यान दे दिया। एक कक्षक ये हुआ, 4 कक्षक ही है लेकिन चारों बराबर दूरी पर है, इस तरह से। अब देखिए चारों बराबर दूरी पर है, अब देख रहे हैं यहां पे एकदम बराबर दूरी पर ही है, ऐसे। मैं ठीक से जमा देता हूं, पहले पकड़ते नहीं बनता है बेटा, क्या करें। ऐसे देखो कि एक, ये लीजिए, ये एक ट्राइपॉड जैसा दिख रहा है यहां पे, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये सबकी दूरी बराबर है, इसका इन तीनों के साथ कोण बराबर होगा, यानी दूरी बराबर है, कोण बराबर है। ये भी उतनी दूरी पर है इनके साथ। देखो हर दिशा में, किसी भी दिशा में आप देख लो, इसको देख लो, इसको ला दूं, इसको ला दूं, चलो इसको ले आता हूं, किसी को भी ले आऊं, हर दिशा में एक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये सभी बराबर है, लेकिन उसमें ऐसा सभी बराबर नहीं था, है ना। इस वाले में सभी बराबर नहीं था, ये इनके साथ दूरी 180 पर है, लेकिन इन दोनों के साथ 90 पर है। लेकिन यहां पर कोई भी एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट में, 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी सभी एक दूसरे से चारों 109 डिग्री 28 मिनट पे है। तो ये संरचना कहलाता है समचतुष्फल की या चतुष्फल की संरचना, या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसमें आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ये संरचना होगा। दो प्रकार की संरचना देखें। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो यानी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो, 6 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर 6 हो तो क्या होगा, अष्टफल की संरचना बनेगा। तो इसमें क्या होगा, एक केंद्रीय परमाणु बीच में, एक कक्षक ऊपर, एक कक्षक नीचे, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं ना। और फिर 4 बराबर फैल जाएगा एक तल में, एक ऊपर है एक नीचे, जो एक दूसरे से 180 पर है, परंतु इसके 90 पर एक, इसी के 90 पर ये 2 3 4, और साथ में ये आपस में भी 90 डिग्री पर है, ये भी आपस में 90 डिग्री पर है, और ये सब भी इन सब से 90 डिग्री, यानी मैं कहूंगा इनसे ये 90 पर है, ये चारों, इनसे भी ये चारों 90 पर है। तो इस तरह से ये लिगेंड, ये केंद्रीय धातु परमाणु हुआ, लिगेंड 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 जुड़े होंगे। और इसकी संरचना कैसी होगी, इनके साथ
और चाहो तो इनको ऐसे आप डैश लाइन से और जोड़ सकते हो ऐसे। ये प्राथमिक या द्वितीयक संयोजकता नहीं दर्शा रहे, वो काल्पनिक रेखाओं को दर्शा रहे डैश लाइन ये वाला यहां पे। तो ये कहलाएगा, संरचना कहलाएगा अष्टफल की संरचना। देखो बेटा, ये मैं अगर यहां पर दिखाऊं, यहां पर शायद ना समझ में आए, इस जगह पर समझ में आ जाएगा ये चीज। देखिए मेरे पास है ये 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये देखो ये 3 और ये 3 हो गया 6। ये लीजिए, एक कक्षक ऊपर है, एक कक्षक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, बाकी ये हमारे पास 4 कक्षक है। ये चारों इस प्लेन पर बराबर फैल जाएगा इस तरह से। ये बराबर फैलाऊंगा इसको यहां पर, तो कैसे फैलाऊंगा जरा देखिए आप। ये लीजिए, बिल्कुल ये वर्ग समतली संरचना है, ये वाला, ये ऐसा फैल गया बराबर। और ये जो बराबर फैला है इसी पर ये देखिएगा एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा। अब यार पकड़ते तो नहीं बनेगा बेटा मुझसे, है ना, ऐसे ऊपर, चलो पकड़ लेता हूँ, ऐसे गलत जगह पकड़ रहा हूँ, पॉइंट में आना चाहिए, यहाँ पे पकड़ते नहीं बन रहा इसलिए। और एक यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ट्राई करता हूँ अगर हो जाए तो। ये देखिए ऊपर हो गया एक। ये इसको अगर मैं ऐसे काल्पनिक रेखा से जोड़ दूं और फिर उसके बाद इनको ऐसे मिला दूं, तो मुझे यहां पर एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, यानी एक मिस्र की पिरामिड जैसा आपको दिखाई देगा। 4 दीवालों वाली पिरामिड ऐसे दिखाई देगा। इसके नीचे भी वैसे ही 4 दीवालों वाली पिरामिड दिखाई देगा। तो टोटल दीवाल कितना बना, 1 2 3 4 और नीचे भी 4, तो अष्टफल की 8 फलक हो गया, 8 दीवाल हो गया। या इसको कहा जाता है 4 फलक वाला पिरामिड, 4 फलक वाला पिरामिड, यानी कि 4 फलकीय द्विपिरामिड ही कहलाएगा। तो नाम 2 तरह से मैं आपको बताता हूं। तो ये इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं इसको इस तरह जोड़ूं तो क्या नजर आएगा बेटा। अगर जोड़ते हैं तो भाई, नहीं जोड़ना चाहे तो मत जोड़ के दिखाइए इस तरह से। देखो पिरामिड बन गया। वैसे ही नीचे की तरफ, सेम नीचे की तरफ, थोड़ा कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, भले ये साफ ना दिखे पर आपको सोचना है, ठीक है। तो इस तरह से जा, तो इसका नाम होगा अष्टफलकीय संरचना। या इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर या चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय संरचना। इस तरह से आपको दो, ये हमने समझा कोऑर्डिनेशन 4 हुआ तो ये 2 प्रकार के संकरण की वजह से है। और यहां पर इसमें अगर संकरण की बात करूं तो यहां पर देखने को मिलेगा sp3d2 संकरण या d2sp3 संकरण। इनमें से दोनों प्रकार के संकरण में एक ही प्रकार की संरचनाएं आपको नजर आएगा। तो ये संकरण हम जब पढ़ेंगे तो वीबीटी थ्योरी में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या संयोजकता बंध सिद्धांत में पढ़ेंगे इन चीजों को। तो आपने ये जो देखा है इस पर ध्यान दीजिएगा। ये चौथी बातें, ये लास्ट वाली बातें 6वें नंबर की बातें हैं। तो एक निश्चित संख्या, तो हमने जो ये आपको सिद्धांत बताए, सारे सिद्धांत आपको याद भी हो गए होंगे बहुत हद तक। तो बच्चों नहीं हुआ है तो लिख लीजिएगा, मैंने सरल रूप में आपके पास लिख दिया है वर्नर का थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। कितना मिनट, चलिए हो गया। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि बेटा ये वाला प्रश्न अगर आपके पास आता है, ये ऐसा कुछ देखो ध्यान से कि CO3
6NH3, COCl3, 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। उप सहसंयोजक यौगिक में AgNO3 मिलाने पर क्रमशः 3, 2, 1 और 0 क्लोराइड आयन अवक्षेपित होते हैं। इन संकुलों का वर्नर सिद्धांत के आधार पर संरचना एवं सूत्र दीजिए। तब क्या करेंगे? यहां पे कौन कौन सी जानकारी हमें मिल रही है, इसको ध्यान से देखना है। पहले प्रश्न को ध्यान से देखें। क्या बोला? इनकी अभिक्रिया इनसे कराते हैं तो 3 सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त होंगे। इनकी क्रिया कराते हैं तो 2 अवक्षेप प्राप्त होंगे। इनसे कराते हैं तो 3 अवक्षेप, 1 अवक्षेप, और इनसे कराते हैं तो 1 भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अवक्षेप मतलब होता है प्रेसिपिटेट, यानी कि AgCl का ठोस रूप प्राप्त होना। इससे हमें क्या जानकारी मिलता है, इसको जरा समझेंगे। पहले तो हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमें 2 जानकारियां हमें देना है फिलहाल। चलो आंसर करते हैं। हो सकता है बेटा मैं जो बताऊंगा अभी ना समझ में आए, लेकिन 1-2 प्रैक्टिस के बाद बड़ा आसानी समझ में आएगा बातें। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, इनको समझते हैं। COCl3 6NH3, इसकी अभिक्रिया कराया गया AgNO3 से, और इन्होंने क्या कहा है जरा समझेंगे। Ag के बारे में पता है कि ये Cl के साथ मिलकर क्या बनाता है, AgCl बनाता है। लेकिन इसमें कहा है कि 6 वाले में से क्रिया कराने पर 3 बार ये मिलता है। इन्होंने कहा है, भाई प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि इनकी क्रिया इनसे कराने पर ये 3 बार ऐसा मिलेगा, मतलब ये 3 बार रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, 3 AgCl मिला तब मुझे 3 बार लगेगा। ये 3 ने इसके लिए ये 3 Cl से रिएक्शन किया, तीनों की तीनों Cl चला गया, तीनों के तीनों Cl Ag के साथ निकल करके AgCl बन गया। 3 अवक्षेप मिला, ये अवक्षेप मिला। प्लस मुझे क्या मिला, देखो बेटा 3 बार मुझे ये है, और ये तीनों इस जगह पर एंट्री कर जाएगा। तो क्या कंपाउंड बना, देखो तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब बचा क्या है उसको ध्यान से देखिए। यहां पर बचा है हमारे पास CO, तीनों Cl निकल गया तो 3 बार Ag क्या लगेगा, NO3 3 बार लगेगा, प्लस 6NH3। इसे क्या क्या जवाब मिला है जरा देखिएगा। इसका जवाब यह है कि ये जो Cl जो है, अर्थात मुझे यहां पर जवाब मिलता है, अर्थात मुझे क्या जवाब मिला इसको ध्यान से समझना है। मुझे यह जवाब मिला कि ये यौगिक अर्थात वर्नर सूत्र मुझे मिल गया, मुझे वर्नर सूत्र मिल गया। मतलब मैं इसका सूत्र लिख सकता हूं उपसंयोजी यौगिकों में कि भैया इस बात का ध्यान रखना, AgNO3 उसी Cl से रिएक्शन करेगा जो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अगर इस चैप्टर की शुरुआत से चल रहे हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में यह पता चल गया है कि जो Cl अंदर रहता है वो आयन नहीं होता, जो Cl बाहर रहता है वही आयन के रूप में रहेगा। तो ये Cl, इसका तीनों Cl बाहर है, इसीलिए AgCl के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन कर गया। तो 3 Cl बाहर है, इसका 3 Cl बाहर है। अब बच गया जो जितनी चीजें बची हुई अंदर रहेगा, तो क्या CO अंदर है और NH3 पूरा का पूरा अंदर है। इससे यह सिद्ध होता है। यह पहली बात हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है कि देखो इसकी रिएक्शन होना है इनके साथ, तो 2 AgCl बनता है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो दूसरे वाले को, COCl3 है और इसमें 5 NH3 है। इसकी रिएक्शन किनके साथ होना है, AgNO3 के साथ होना है, और कहता है कि 2 AgCl बनता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसका वर्नर सूत्र क्या होगा। पूरा रिएक्शन करना अलग बात है, करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहां पर पता चला कि इसमें का 2 Cl बाहर आया है, मतलब बड़ा ब्रैकेट है, इसमें 2 Cl बाहर है।
और एक Cl अंदर रहेगा, CO भी अंदर ही रहेगा और NH3 भी अंदर रहेगा। और NH3 कितने बार है? 5 बार है। देख लो, ये वर्नर सूत्र हो गया। रिएक्शन करना चाहो तो करा सकते हो। देखो रिएक्शन में क्या होगा, ये 2 बार रिएक्शन हुआ तो यहां पर ये बच गया हमारे पास CO, एक Cl बच गया और NO3 2 बार आ गया, क्योंकि उसी को हटाया तो क्या मिल गया हमें? 5NH3। ये है जैसा लिखा है उसमें, और इस आधार पर भी रिएक्शन कर सकते हो। तो यहां पर वर्नर सूत्र पता चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये रिएक्शन लिखो, ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन लिखो, बस इससे एहसास हो रहा है कि वो क्या हो रहा है। इसमें क्या बोला है देखो तो, तीसरे वाले में, तीसरा वाला CO Cl3 है, 4 NH3 है। इसमें कितने अवक्षेप बोला है? एक अवक्षेप बोला, AgCl का एक अवक्षेप बोला है, मतलब एक Cl बाहर है। तो वर्नर सूत्र क्या हुआ? CO, एक Cl बाहर है, ये लीजिए, तो 2 Cl अंदर है और NH3 अंदर रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, देखो 4 और 2 6, हमेशा कोऑर्डिनेशन 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6, हर कंडीशन में 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है, देख लें। और अगले में क्या कहा गया देखो तो, चौथे में बोला गया है COCl3 डॉट 3NH3। इसमें बोला गया एक भी Cl का अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है। तो वर्नर सूत्र क्या मिला? वर्नर सूत्र मिला हमें CO, सारे Cl अंदर ही है और NH3 पूरा का पूरा अंदर है। ये लीजिए, तो इसमें अवक्षेप नहीं मिलेगा। ये कुछ बातें यहां पर बताई गई है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमने कहा रिएक्शन लिखना नहीं लिखना अलग बात है, क्वेश्चन में ये सारी बातें कह दिया गया, रिएक्शन लिखने के लिए नहीं बोला गया। वर्णन सूत्र और वर्णन संरचना सूत्र बनाना है। संरचना सूत्र बनाने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? प्राथमिक संयोजकता 3 है, 1 2 3, और चूंकि ये Cl ऋणायन है तो ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होता है, 1 2 3, ये संतुष्ट हो गया। और द्वितीयक संयोजकता कितना होता है? 6, 1 2 3 4 5 6। यार ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, 6 हो गया। अब इनके साथ कौन जुड़ेगा? ये लिगेंड जुड़ेगा, NH3 1, NH3 2, NH3 3, NH3 4, NH3 5, NH3 6। इस तरह से आपको करना है। इसको एक और बता देता हूं, बाकी आप लोग करके देखिएगा, मैं वो भी बता दूंगा। एक और समझ लो, देखो कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता कितना है? 3 है। देखिए यहां पर आप देखो आयन, प्राथमिक संयोजकता को Cl माइनस आयन संतुष्ट करेगा, ये हो गया। लेकिन यहां पर जो Cl है प्राथमिक, क्योंकि माइनस चार्ज होता है तो प्राथमिक आयन से जुड़ेगा ही, लेकिन द्वितीयक संयोजकता से भी जुड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पे है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें जुड़ गया। अब एक तो हो गया द्वितीयक संयोजकता, बच गया कितना? ये 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इनके साथ कौन जुड़ेगा? अब जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर से जुड़ा है द्वितीयक संयोजकता से, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वो है आपके पास NH3। तो ये एक NH3, दूसरा NH3
तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3, इस तरह से। इस तरह से। तो बाकी आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे कंप्लीट करके लाएंगे। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना कि ये जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, इस पर थोड़ी सी और बता देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि जैसे इसमें देख लो बेटा क्या है, Cl तो दो प्रकार के संयोजकता से जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर दो प्रकार की संयोजकता, एक तो माइनस चार्ज होने की वजह से प्राथमिक संयोजकता जो इसकी 3 है, ये लीजिए। तो इनके साथ तो Cl जोड़ना है, 1 2 3 प्राथमिक संयोजकताओं से जितने भी माइनस वाला सब जुड़ेगा, ये देख लीजिए। फिर द्वितीयक संयोजकताओं से ये दो ठो जुड़ा हुआ है, देखिए अंदर वाला सब द्वितीयक है, तो एक Cl जो है दो जगहों से जुड़ जाएगा कोई भी। और NH3 जो है वो किसके साथ जुड़ने वाला है, द्वितीयक संयोजकताओं से। तो 1 1 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। तो ये NH3 कितने बार है आपके पास, 4 बार। एक मिनट, ये 6। तो NH3 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 NH3। एक बार और देख लो जो आपका लास्ट बचा है इसको, ये। अब बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राथमिक संयोजकता कितना होता है इसका, 3। ये लीजिए, तो तीनों Cl तो इसी से जुड़ना है। और द्वितीयक संयोजकता हमारा कितना होता है, 6। तो 3 ये द्वितीयक संयोजकता से भी जुड़ा हुआ है, जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर है वो द्वितीयक संयोजकता ही है, क्योंकि वो उपसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है। तो इनके साथ 1 2 3 ये द्वितीयक संयोजकता। फिर आपके पास बच गए 3 NH3। NH3 केवल द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़ सकता है, क्योंकि उस पर कोई माइनस आवेश नहीं है। बस ऐसे ही आप पढ़िए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मैं आपको, जैसे भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि किस किस तरह से आपको सीखना है, किस किस तरह से समझना है, क्या क्या समझना है, ये जरूर बताया करें। एक्चुअली क्या होता है, चैट के समय हमें अपनी टॉपिक पे ध्यान देना होता है और पूरा प्लान लेके आपको आते हैं कि किस तरह आपको पढ़ाना है।